हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार, आपका जीके एंड जेएस एजुकेटर। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस बाज पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के वर्गीकरण के बारे में। और उसमें हम बात कर रहे थे प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के बारे में, जिसमें कि हमने डिस्कस कर लिया था थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, ठीक है। और उनके यूजेस हमने देख लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। सबसे पहले देखिए, टेरिडोफाइटा में हमारा एक एग्जाम्पल रह गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि सोरो ऑफ कश्मीर, कश्मीर का शोक किसे कहा जाता है। तो आपको एक याद रख लेने का, साल्वनिया जो टेरिडोफाइटा है, साल्वनिया टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है, कश्मीर का शोक कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की झीलों में ये जो प्लांट है एज ए खरपतवार, खरपतवार के रूप में काफ़ी ज़्यादा उगता है। और खरपतवार या वीड्स कौन से पदार्थ होते हैं? खरपतवार या वीड्स वो प्लांट होते हैं जो पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा में यूज़ कर लेते हैं, बाकी प्लांट्स के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खराब खरपतवार माना जाता है किसको भी, साल्विनिया को। तो याद रखना है, कश्मीर का शोक यानी कि सोरो ऑफ कश्मीर कहा जाता है साल्विनिया को, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम क्या क्या बातें पहले से जानते हैं। हमने कहा था ये विभेदित पादप शरीर के प्लांट हैं, यानी कि डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है इनके पास, यानी कि जड़ तना पत्ती इनके अंदर पाया जाता है, रूट लीफ एंड स्टेम इनके अंदर पाया जाता है। इसके बाद हमने कहा था ये वस्कुलर प्लांट भी है, संवहनीय पादप है, क्योंकि इनके पास फ्लोएम और जाइलम भी पाया जाता है, कंडक्टिव टिश्यू इनके पास पाए जाते हैं। इसके बाद हमने कहा था ये फेनरोगम भी है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, बीज बनाने की क्षमता होती है, सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं ये। लेकिन मैंने कहा था कि इनके बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता, इनके बीजों पर कोई कवर नहीं पाया जाता है, इसलिए ध्यान देना, इनका नाम है जिम्नोस्पर्म। इनके बीजों पर कोई आवरण नहीं है, कोई कवर नहीं है, नेक्ड सीड पाए जाते हैं, नग्न बीज पाए जाते हैं। हिंदी में आप इसे क्या कह सकते हैं, अनावृत बीज भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में हम कह देंगे जिम्नोस्पर्म। स्पर्म का अर्थ क्या होता है, बीज, ठीक है। उदाहरण कौन कौन है इसके, तो पाइनस और साइकस, ये आपके इसके फेमस एग्जाम्पल है, महत्वपूर्ण उदाहरण है, याद रख लेना है, पाइनस एंड साइकस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इसके यूजेस क्या है, यूजेस की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, पूछा जाता है सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन सा है, सबसे बड़ा अनावृत बीजी पादप कौन सा है, जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो आप कह दोगे सिकोया सैम्परविरेंस, ठीक है, सिकोया सैम्परविरेंस, जिसे कहा जाता है रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। और यही संसार का सबसे बड़ा वृक्ष भी है। तो चाहे वो सबसे बड़ा आपसे जिम्नोस्पर्म पूछ ले, चाहे वो आपसे सबसे बड़ा वृक्ष पूछ ले, संसार में दोनों का ही आंसर क्या है, सिकोया सैम्पनिवरस है, ठीक है। रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया में मुख्यतः ये पाया जाता है। रेडवुड पार्क भी है कैलिफोर्निया के अंदर, ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है, आप याद रखोगे, सिकोया सैम्परविरेंस। इसके बाद पूछा जाता है कि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन हो जाएगा। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है जेमिया पिग्मिया, ठीक है, जामिया पिग्मिया या फिर जेमिया पिग्मिया, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद पूछा जाएगा कि जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, लिविंग फॉजिल्स किसे कहा जाता है। तो भैया आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो हो जाएगा गिंकगो, एक हो जाएगा साइकस। गिंकगो और साइकस दोनों ही जीवित जीवाश्म माने जाते हैं, लिविंग फॉजिल्स माने जाते हैं। अर्थ क्या होता है जीवित जीवाश्म का, यानी कि ये वो प्लांट हैं जो जीवाश्म के टाइम के हैं लेकिन फिर भी डेड नहीं हुए हैं, फिर भी जीवाश्म ये जो हैं जीवित है आज की डेट में भी, यानी कि ये मृत नहीं हो, जीवाश्म का यानी कि ये वो प्लांट हैं जिनके ऊपर प्रकृति में चाहे कोई भी इफेक्ट आए हो, कोई भी प्रभाव पड़े हो, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये हर एक कंडीशन को जूझते रहे, फिर भी जिंदा रखा अपनी प्रजाति को, इन्होंने कभी खत्म नहीं हो पाए ये, इसलिए इनको बोला जाता है जीवित जीवाश्म, यानी कि लिविंग फॉजिल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में, सीजल में, एसएससी में और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि भाई साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है। साबूदाना यानी कि सागो, सागो या साबूदाना किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका नाम है साइकस रिवोल्टा,
साइकस रिवोल्टा इसका नाम है। वैसे साबूदाना के कारण इसको क्या कह देते हैं, सागोपाम भी हम कह देते हैं, ठीक है। और इसका वैसे नाम क्या है, साइकस रिवोल्टा, याद रख लेना है इसको बेटा। होता क्या है, इसके अंदर स्टार्च पाया जाता है ज़्यादा, इसके स्टार्च को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है साबूदाना के अंदर, ठीक है। यानी कि इस वृक्ष के स्टार्च को हम हिंदी में मंड भी कह सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, स्टार्च बोलें या मंड बोलें, ठीक है। इसके स्टार्च को ही हम क्या बना देंगे, साबूदाना। और स्टार्च के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्लांट में फूड स्टोर होता है, जो भोजन संचित होता है पादपों में, वो किस रूप में होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, मंड के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, एक ड्राई फ्रूट है चिलगोजा, ठीक है। आप नेट पे सर्च करना, आपको दिख जाएगा चिलगोजा। तो पूछा जाता है कि चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है, चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है, उस प्लांट का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है पाइनस जेरार्डियाना, ठीक है। क्या नाम है अभी, पाइनस जेरार्डियाना नाम है इसका, याद रख लेना है। और ध्यान देना, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहा जाता है, ड्राई फ्रूट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म भी इसे नाम दिया गया है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद तारपिन के तेल की बात होती है कि टर्पाइन ऑयल जो है, टर्पेंटाइन ऑयल यानी कि तारपिन का जो तेल है, किसके रेजिन से प्राप्त किया जाता है। ध्यान देना, टर्पेंटाइन ऑयल इज मेड फ्रॉम रेजिन ऑफ विच प्लांट, यानी कि किस पादप के रेजिन से तारपिन का तेल प्राप्त किया जाता है। रेजिन क्या है भाई, लिक्विड जैसा एक पदार्थ होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है पाइन ट्री यानी कि जो चीड़ का तेल होता है, वहीं से हम प्राप्त करते हैं तारपिन का तेल, या चीड़ का तेल भी हम इसे बोल सकते हैं। तो पाइन ट्री आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, एक कैंसर के उपचार के लिए एक दवाई आती है, एक मेडिसिन है, दवाई है, जिसको हम कहते हैं टैक्सोल, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है ये, ठीक है। तो कैंसर के उपचार के लिए जो दवा है टैक्सोल, उसका यूज किया जाता है। वो टैक्सोल किस जिम्नोस्पर्म प्लांट से प्राप्त की जाती है। तो आपको याद रखना है वो टेक्सास से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाएगी, वो टेक्सास से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा एक पदार्थ आपका और है कनाडा बाल्सम, काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। कि कनाडा बाल्सम किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, आपको याद रखना है एबिज बाल्समिया। देख ली, बाल्सम है इसमें कनाडा बाल्सम, और यहाँ पर क्या आ गया, बाल्समिया। तो याद रखिएगा, कनाडा बाल्सम प्राप्त किया जाता है एबिज बाल्समिया से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जिम्नोस्पर्म की जो लकड़ी होती है, भाई हमने देखा कि ये जो जिम्नोस्पर्म है, इनमें कोई फ्रूट नहीं लगते, क्योंकि ना ही तो इसमें फ्लावर्स होंगे, फूल होंगे, ना ही इसमें क्या होंगे, फ्रूट्स होंगे, ठीक है। तो ये काम क्या आते हैं बेसिकली, तो ध्यान देना, मुख्यतः ये फर्नीचर के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा चीड़, देवदार, ये सारे वृक्ष, शीशम, सागवान, ये सारे वृक्ष जो होते हैं किसके लिए यूज होते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए। तो पूछा जाता है कि भाई जो अपने को जिम्नोस्पर्म से लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको सॉफ्ट वुड कहा जाता है, जो कि किसके लिए यूज होती है, फर्नीचर के लिए यूज होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है। और इसके अंदर जाइलम नहीं पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा अपवाद है, याद रखना है, जाइलम नहीं पाए जाते, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, वेट बहुत कम होता है, लाइट वेट की होती है लकड़ी, इसलिए जिम्नोस्पर्म की लकड़ी को हम कह देंगे सॉफ्ट वुड, जो कि यूज हो जाएगी अपने किस में, फर्नीचर में। तो जिम्नोस्पर्म में अपने लिए इतना ही था। इसके बाद हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। देख ले भी, एंजियोस्पर्म के बारे में क्या क्या बातें आप जानते हैं। पहले हमने कहा था कि एंजियोस्पर्म कौन हो जाएगा, जिनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है, विभेदित पादप शरीर है, जड़ तना पत्ती पाया जाता है, लीफ, रूट एंड स्टेम इसमें पाया जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि ये वस्कुलर प्लांट है, कंडक्टिव टिश्यू इसके अंदर पाए जाएंगे, यानी कि हम कह देंगे संवहनीय उत्तक इसके अंदर पाए जाते हैं, फ्लोएम जाइलम उपस्थित रहेंगे। तीसरा हम कह देंगे सीड बियरिंग प्लांट है, यानी कि बीज बनाने की क्षमता रखते हैं। और हमने कहा था ये वाले जो प्लांट हैं, बीज इनके जो होंगे आवरण में बंद होते हैं, इनके बीजों पर एक आवरण पाया जाता है, जैसे कि नग्न बीजे में यानी कि जिम्नोस्पर्म में देखा कि उनके बीजों पर कोई आवरण नहीं होता, लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होगा, बीजों पर आवरण पाया जाता है, कवर पाया जाता है, जो कि सामान्यतः क्या हो जाता है, फ्रूट्स यानी कि फल। तो हम कह देंगे कि जो जिम्नोस्पर्म है, इनके जो बीज होते हैं फलों के अंदर क्या हो जाएंगे,
बंद हो जाएंगे। इनके बीज जो होते हैं फलों में क्या हो जाएंगे, बंद, यानी कि फ्रूट या फल ही किसका काम कर रहा है, आवरण का काम कर रहा है, कवर का काम कर रहा है, और इसीलिए हम इसको हिंदी में आवृत बीज भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, फल है यानी कि पहले क्या बना होगा, फूल बना होगा, पुष्प बने होंगे। फ्रूट है तो पहले क्या बना होगा, फ्लावर बना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट होते हैं इनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, पुष्पीय पादप कहते हैं। इसके अलावा हमने अभी तक जो भी पढ़ा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ये चारों के चारों नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत आते हैं, अपुष्पीय पादप के अंतर्गत आते हैं। पुष्पीय पादप कहूँ चाहे मैं जिम्नोस्पर्म कहूँ, सॉरी पुष्पीय पादप कहूँ चाहे मैं एंजियोस्पर्म कहूँ, एक ही बात है। चाहे तो मैं फ्लावरिंग प्लांट बोलूँ चाहे मैं एंजियोस्पर्म बोलूँ, बात एक ही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान देना, सबसे विकसित पादप भी इन्हें कहा जाएगा, मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसमें फ्रूट भी है, फ्लावर भी है, बाकी सब, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा क्या हो गए हैं, विकसित हो गए हैं। एंजियोस्पर्म में अपने लिए याद रखने लायक क्या क्या है, देख लिए, पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा है, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म, या फिर एग्जाम में ये पूछा जाएगा सबसे बड़ा पुष्पीय पादप कौन सा है। ध्यान देना भी, चाहे वो एंजियोस्पर्म बोले चाहे वो पुष्पीय पादप बोले, चाहे वो एंजियोस्पर्म बोले चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट बोले, बात एक ही है। तो ध्यान रखना है, सबसे बड़ा पुष्पीय पादप, लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस आपको याद रख लेना, लगभग 110 मीटर ऊंचे होते हैं ये यूकेलिप्टस, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा जाता है सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है, या फिर ध्यान देना पूछा जा सकता है सबसे छोटा पुष्पीय पादप कौन सा है, सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है। आंसर हो जाएगा वुल्फिया, जिसे कहा जाता है वाटरमिल, यानी कि इसके छोटे छोटे फ्लावर्स भी होते हैं, खुद ही सबसे छोटे हैं और इसके भी क्या होंगे, छोटे छोटे फ्लावर्स भी होते हैं। ये सामान्य तौर पर जो समुद्र में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके भोजन के लिए काम आता है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, वाटरमिल कह देते हैं, जल का भोजन कह देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वुल्फिया भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, वाटरमिल इसे कहा जाता है। तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है वुल्फिया, ये अपने को ध्यान में रखने हैं दोनों नाम, ठीक है। इसके बाद पूछा जाएगा कि इस संसार में सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा फ्लावर किस प्लांट का है, तो आप कह दोगे रेफलेशिया। रेफलेशिया का जो फ्लावर है, पुष्प है, सबसे बड़ा होता है, याद रख लेना इस बात को। और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बीज, सबसे बड़ा बीज किसका होगा, तो याद रखना है कोकोडीमर। कोकोडीमर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, लोडोसिया भी बोल सकते हैं, या तो आपको ऑप्शन में कोकोडीमर मिलेगा या लोडोसिया मिलेगा, इसका बीज सबसे बड़ा होता है। और ध्यान देना, इसको ही कहा जाता है समुद्री नारियल, सी कोकोनट। तो यानी कि ये हो गया है सबसे बड़ा पुष्प और सबसे बड़ा बीज। इसके बाद देखिए, पूछा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा फल कौन सा है। वैसे तो मेहनत का फल है भाई, लेकिन प्लांट में सबसे बड़ा फल कौन सा है, लार्जेस्ट फ्रूट कौन है, तो आप कह दोगे लार्जेस्ट फ्रूट कौन हो जाएगा, जैक फ्रूट हो जाएगा, जिसे आप कटहल के नाम से जानते हैं। कटहल को इंग्लिश में क्या कह देंगे भी, जैक फ्रूट कह देंगे। इसके बाद देखिए, पूछा जा रहा है कि संसार में सबसे बड़ी लीफ किस प्लांट की होती है, सबसे बड़ी पत्तियां किस प्लांट की होती है, तो आपको नाम याद रखना है राफिया। राफिया प्लांट की पत्तियां जो है सबसे बड़ी होती है। तो ये था ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सारी बातें हमने यहाँ आज डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद देखिए, इसी के साथ ही हमारा प्लांटी किंगडम जो है यहीं समाप्त होता है, यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, जंतु जगत के बारे में, ठीक है। और इसी के बाद एनिमल किंगडम के बाद में, जंतु जगत के बाद में, हम इससे रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उन सबको एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक के जैसे ही थ्योरी प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो नया हम वीडियो चलाने वाले वो कंप्लीट जियोग्राफी कोर्स हम यहाँ शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी थ्योरी आपके काम के, वो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पढ़ा दी जाएगी। और इसके अलावा आप पढ़ाई के अंदर
प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं इसके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, कोई समस्या को फेस कर रहे हैं, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रहा किसी को कैसे हैंडल किया जाए, क्या किया जाए, तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि एक हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो ऐसी लाई जाए जिसमें टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी, कैसे इतने बड़े कोर्स को कवर करना है, पढ़ने का सही तरीका क्या है, ठीक है, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो मुझे टेलीग्राम पर ज़रूर लिखिए, ताकि हम जो वीडियो लाने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से सारे पॉइंट को हम कवर कर सकें। इसके अलावा अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप इस वीडियो को दूसरों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।